में हम सोशल स्टडीज़ सेकेंड ईयर का यूनिट 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेसन प्लानिंग एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसके अंदर जितनी भी लेसन प्लानिंग होती है, आपकी यूनिट प्लान होता है, जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं, मेथड, स्ट्रैटेजीज जो भी टीचिंग की हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो आता है इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो तीनों को एक एक करके देख लेंगे और ध्यान देना है आपको कि ये तीनों चीज़ें सेम नहीं हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो यूनिट प्लान है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लान, और जो लेसन प्लान होता है वो ये जो होता है ये यूनिट प्लान का एक हिस्सा होता है। तो ब्रॉड लेवल पर इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है, फिर यूनिट प्लान, और बिल्कुल ही लोकल लेवल पर, या हम कह सकते हैं बिल्कुल नीचे, लेसन प्लान आता है। तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे, और बाकी तो अब धीरे धीरे जैसे मैं आपको ये पूरा यूनिट पढ़ाऊँगी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान की। तो ये ना एक आउटलाइन होता है ओवरऑल गोल्स का। कोई भी एकेडमिक ईयर हो या कोई भी कोर्स हो, तो उसका जो पूरा ओवरऑल गोल होता है ना, उसका ये आउटलाइन होता है। इसमें क्या कह सकते हैं, आउटलाइन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ फॉर टीच, जो भी चीज़ें टीच करनी है वो कैसे करनी है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ भी इसमें दी जाती हैं। फिर ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कोर्स के लिए हो सकता है। इसके अंदर क्या है कि सेट फाउंडेशन फॉर ऑल प्लान, जितने भी बाकी के प्लान्स होते हैं ना, जैसे लेसन प्लान है, ये यूनिट प्लान है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फाउंडेशन की तरह काम करता है। एंड एकम्पासिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए जो है इसमें काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए द करिकुलम स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट मेथड, जो करिकुलम तैयार किया जाता है ना आपका, जो पूरे कोर्स का होता है, आप उसको कह सकते हो कि वह इंस्ट्रक्शनल प्लान है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे असेसमेंट मेथड फॉर हाई स्कूल का दिया गया है, जिसमें कॉमन कोर और टेस्ट और एसे जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट प्लान की। तो यूनिट प्लान तो देखो बहुत ही आसान है समझना। आपके डीएलएड ए कोर्स में भी आप यूनिट वाइज ही अपना सिलेबस करते हो, तो ये इस एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन द इंस्ट्रक्शनल प्लान। ये जो इंस्ट्रक्शनल प्लान था जो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर था, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर एंड मैनेजेबल चंक्स में, एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और थीम। स्पेसिफिक टॉपिक या थीम पर बेस होता है। जैसे आपके यूनिट होते हैं ना, जैसे यूनिट 1 का जो नाम होता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर सारे टॉपिक होते हैं, उसी टाइप से। इसमें डिटेल सीक्वेंस होता है लेसन्स का एंड असेसमेंट विद इन अ पर्टिकुलर यूनिट। तो पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो होती हैं चीज़ें की जाती हैं, असेसमेंट किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप अपना ही डालेंगे कि आउटलाइन सिलेबस फॉर डीएलएड इन यूनिट्स की। डीएलएड में जितने भी आपके सिलेबस दिया गया है वो यूनिट्स में डिवाइड है। फिर बात करते हैं लेसन प्लान की। तो ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा बनाए होंगे। अगर अभी भी आपकी टीपी होगी, टीचिंग प्रोग्राम, तो उसमें भी लेसन प्लान बनाओगे। उसके बाद भी जब आप टीचिंग करोगे तब भी आपको लेसन प्लान्स बनाने होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट डिटेल लेवल होता है। मैंने कहा ना बिल्कुल लोकल वाला लेवल होता है। इसमें आउटलाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटी जो आप कराने जा रहे हो ना, उसकी डिटेल होती है। ये प्रोसीजर होता है किसी भी सिंगल लेसन का। मान लो कल आप अपनी क्लास में कोई लेसन पढ़ाने जा रहे हो, तो उसकी लेसन प्लानिंग कर रहे हो। इट इंश्योर ईच लेसन गोल, इसमें हर लेसन के गोल को इंश्योर किया जाता है। एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल यूनिट, जिससे कि पूरा जो यूनिट है वो कराया जा सके। जैसे कि अभी ये पूरा यूनिट मैं आपको एक ही बार में करा रही हूँ, बट अगर मैं आपको, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो तो आप इजीली समझ सकते हो, लेकिन अगर यही कोई छोटा बच्चा होता तो एक यूनिट एक बार में समझाना नॉट अ गुड थिंग। तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए मैं लेसन प्लान करती, फिर छोटी छोटी चीज़ें उनको समझाती। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, लेसन प्लान फॉर अ स्टोरी। किसी भी स्टोरी को सुनाना है तो आप लेसन प्लान कर रहे हो, जिसमें रीडिंग, टेलिंग, यूज़ ऑफ पपेट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आप टीचिंग टेक्निक यूज़ करने वाले हो। तो ये आपका लेसन प्लान हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेसन प्लान की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और स्टेप क्या है। तो नीड और इम्पॉर्टेंस में सेम पॉइंट्स आपके चल जाएंगे, इसलिए मैंने अलग से पॉइंट्स नहीं लिखवाए हैं। कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है, आप इसको लर्न कर लीजिए। आप इसको नीड में भी लिखोगे तो ठीक होगा, एंड इम्पॉर्टेंस में भी। तो देख लेते हैं फटाफट से एक एक करके। इट हेल्प्स टीचर टू थिंक डीपली अबाउट द लेसन। तो लेसन प्लान करने से ना टीचर को भी कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है चैप्टर को डीपली समझने, और तभी तो वो लेसन प्लान बना पाएगा ना।
ऑल्सो इट हेल्प टीचर्स टू एंगेज स्टूडेंट्स को एंगेज करने का इसमें मौका मिल पाता है। हेल्प टू प्रोवाइड स्टूडेंट स्पेसिफिक नीड, बच्चों की स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए इसमें हम काम कर सकते हैं। मेक द टीचिंग इफेक्टिव, हेल्प टीचर्स बी मोर प्रिपेयर्ड एंड फोकस फॉर देयर गोल्स, हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज देयर मटीरियल्स एंड थॉट, एंड ऑल्सो इट हेल्प टू मैनेज द टाइम। अगर आप पहले से ही लेसन प्लान कर लोगे तो आपकी जो टाइम है वो मैनेजमेंट हो जाएगी। अब बात करेंगे स्टेप ई कि जब आप लेसन प्लान करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर आपको 10 के 10 बता रही हूँ स्टेप, हालांकि कहीं पर आपको 8 कहीं पर 7 देखने को मिल जाएंगे। मैं 10 इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ना, अगर बीच में से 1-2 पॉइंट गायब भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो सबसे पहले होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जो सब में सेम होता है, कोई भी लेसन प्लान बनाओ। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके लेसन के अकॉर्डिंग होता है। फिर प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। अनाउंसमेंट फिर टॉपिक का करते हैं कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। देन इंट्रोडक्शन देने के बाद मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है आप वो यूज़ करोगे। और प्रेजेंटेशन एंड प्रोसीजर, इन दोनों में से चाहो तो आप एक कम कर सकते हो, दोनों का ही मतलब सेम है। रिव्यू एंड असेसमेंट करोगे बच्चों को, एंड एट लास्ट आप होमवर्क दोगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान्स। आपने बनाए भी होंगे बहुत सारे लेसन प्लान्स, डीएलएड में तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद है टीचिंग मेथड ऑफ एंड टेक्निक्स, टीचर मतलब पढ़ाने के तरीके और क्या क्या टेक्निक्स हैं, जिसमें एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। स्टोरी टेलिंग हो गया, लेक्चर, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, इलस्ट्रेशन, मतलब जो भी सिलेबस में वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि टीचिंग मेथड या टेक्निक होता क्या है। तो इट हेल्प्स द टीचर टू कंडक्ट टीचिंग को कंडक्ट करने में हेल्प करता है ये जो भी मेथड या टेक्निक है, इन एन agreeable, student friendly and successful manner by initiating and maintain link between subject matter and student। तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। जिसमें कि सबसे पहला जो मेथड है आपका स्टोरी टेलिंग का है। इसमें क्या होता है, लर्निंग थ्रू नरेशन होता है, नरेटिव, आप नरेट करके चीज़ों को पढ़ाते हो। एंगेज एंड मेमोरेबल, ये याद रहता है बच्चों को लंबे टाइम तक। कंटेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आते हैं। इनहेंस कॉम्प्रिहेंसन, देखो क्योंकि लिटरेचर का पार्ट है तो कॉम्प्रिहेंसन इनहेंस होगा। एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि डायलॉग्स वगैरह होते हैं स्टोरी टेलिंग में। फिर बात करते हैं लेक्चर मेथड की, जो कि काफ़ी पुराना मेथड है। ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें वर्बल डिलीवरी की जाती है। ये पैसिव लर्निंग है क्योंकि सिर्फ टीचर ही इसमें बोल रहा होता है, बच्चे इनएक्टिव होते हैं। इसमें आप विजुअल एड्स को यूज़ करके अच्छा बना सकते हो लेक्चर को। और इसकी एक खास बात है कि ये कवर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल को एक ही बार में, क्योंकि आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो तो आप ज़्यादा चीज़ें एक बार में लेक्चर के थ्रू डिलीवर कर सकते हो। फिर आता है डिस्कशन मेथड, जिसे मैं कहती हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच। एक्चुअली एसएसटी के लिए तो डिस्कशन मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कशन मेथड से क्या होता है, कोलैबोरेटिव वे होता है, ये एक्सचेंज आइडियाज़, बच्चे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं आपको। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर, इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही सेंटर्ड है ये मेथड। प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग एंड रिसीव मल्टीपल आइडियाज़ ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हो आप, बच्चों से आप मल्टीपल आइडियाज़ या सॉल्यूशन ले सकते हो। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें ये लर्नर सेंटर्ड होता है, रियल वर्ल्ड से रेलेवेंस करता है। ये एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये कट गया है यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब कहते हैं ना दिमाग खोल देने वाला मेथड है ये, ताकि हम बच्चों को ना प्रॉब्लम देते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढता है उससे। फिर आता है डिस्कवरी मेथड, जो कि एक्टिव लर्निंग है। ये एक्टिव लर्निंग आप सारे मेथड में डाल सकते हो, सिर्फ लेक्चर वाले को छोड़ के। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है। और ये जो डिस्कवरी मेथड है, इसको ओरिजिन जो है वो जेरेमी ब्रूनर ने किया था, इनको क्रेडिट दिया जाता है। और इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ये फोस्टर क्यूरियोसिटी, बच्चों की अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको जगाता है। फिर हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड की, जो कि फोकस करता है एक्सपीरियंशियल और लर्निंग पे और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे। इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है, ये स्किल डेवलप करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स। क्योंकि ये लेबोरेटरी मेथड है
तो साइंटिफिक स्किल्स जो होती है इसमें डेवलप होती है। फिर आता है प्रोजेक्ट मेथड जो कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है और फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है। एक्टिव लर्निंग होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट क्योंकि बच्चा ही प्रोजेक्ट बना रहा होता है, एंड कोलैबोरेशन होता है, टीम वर्क हो सकता है। जैसे बच्चों को कई बार प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपने अपने स्कूल टाइम पे भी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए होंगे। फिर बात करेंगे विजिट्स की, तो विजिट में तो प्लान एक्सकर्शन आउटसाइड, स्कूल से बाहर बच्चों को प्लान करके ले जाना। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होता है क्योंकि बच्चा डायरेक्ट देखता है चीज़ों को, और एसएसटी में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, कल्चर एंड सोशल अवेयरनेस बच्चे के अंदर आएगी। नेक्स्ट है रीजनल मैथड जो स्टडी करता है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन का। इसमें वैरायटी ऑफ एड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होता है। फिर आता है आपका सर्वे, तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक, मतलब डाटा लेना और फिर फीडबैक देना। ये एक एक्टिव लर्निंग है, इसमें डाटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन होता है और लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो ये सारा आपका जो है मेथड्स थे जो आपके सिलेबस में दिए गए थे, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल स्टडीज़। अब एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है करिकुलम रिव्यू किया गया था 2005 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस फुल फॉर्म होता है एनसीएफ का। इसमें सोशल स्टडीज़ को लेकर जो बातें की रही थी वो हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर कहा गया था कि जो सोशल स्टडीज़ है ना उसको किस तरीके से पढ़ाना है कि वो कनेक्ट कर सके स्कूल को और रियल लाइफ को। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में ये बात कही रही थी कि जो इक्वाइप लर्नर है विद सोशल, कल्चरल एंड एनालिटिकल, जो बच्चे हैं ना वो तीनों चीज़ से जुड़े होने चाहिए। बच्चों में अवेयरनेस डेवलप करो, एक अच्छा नागरिक बनाओ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ताकि वो समझ सके, एंड प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी। तो ये सारी बातें एसएसटी को लेकर एनसीएफ 2005 में बोली रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलाइजिंग करंट इवेंट एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। तो किस तरीके से करंट इवेंट और जो हमारे कम्युनिटी रिसोर्स है हम उसको यूज़ करेंगे सोशल स्टडीज़ के टीचिंग में। बेसिकली ये टॉपिक ये कह रहा है। तो टू enhance the social studies teaching in today's time among students, we must integrate current event and community resources। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम करंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं जिसमें कि लोकल न्यूज़ कवरेज आ जाएगा, गेस्ट स्पीकर हो सकते हैं, हम किसी को बुला लें, और एनालाइजिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड डिबेट एंड डिस्कशन। ये चारों चीज़ें आपकी करंट इवेंट में आ जाएंगी एज अ सोशल स्टडी कि अगर आप टीचर हो और टीच कर रहे हो तो। फिर आता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स जिसमें फील्ड ट्रिप हो सकता है, मतलब कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब है स्कूल के बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करना। कम्युनिटी पार्टनरशिप हो सकता है, लोकल लाइब्रेरीज में बच्चों को ले जाया जा सकता है, लोकल आर्काइव्स, म्यूजियम्स, कम्युनिटी फील्ड यूज इन पार्क्स, बच्चों को पार्क में ले जाके हम इको क्लब की एक्टिविटी करा सकते हैं, प्लांटेशन करवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कम्युनिटी रिसोर्स का यूज़ करना हुआ। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वन लेसन प्लान यूजिंग पावर पॉइंट और फ्लैश। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, इससे आपको थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकली ही आपको कराया जाएगा। तो यहाँ मैं इसको स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ। सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक नीड इम्पॉर्टेंस एंड एनालिसिस। जो हमारी सोशल साइंस की किताबें होती हैं उसकी ज़रूरत क्या है और फिर उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो नीड और इम्पॉर्टेंस यहाँ पे मैं दोनों के ही सेम पॉइंट्स लिख रही हूँ क्योंकि ये चल जाएंगे। तो सबसे पहले क्यों वही नीड है, क्यों ज़रूरत है हमें सोशल साइंस की जो किताबें हैं उनकी, या किसी भी सब्जेक्ट की जो किताबें होती हैं उस एकेडमिक बुक्स जो होती है उसकी क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि ये प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड से बच्चों को जोड़ती हैं। टेक्स्ट बुक एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति का रिफ्लेक्शन होता है टेक्स्ट बुक। और डेवलपिंग लिटरेसी स्किल्स, बच्चों के अंदर लिटरेसी स्किल्स डेवलप होती है। अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, किताबों में ना बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स पिक्चर्स दिए होते हैं, तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो होता है वो वहाँ पर क्रिएट होता है। अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग एंड स्ट्रक्चर लर्निंग, क्योंकि तरीके से किताब को सेट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में, पढ़ाने में आसान होता है, चैप्टर 1, 2 चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपस में, तो इसलिए टेक्स्ट बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
अगर एनालिसिस की बात करें तो एग्जामिनिंग हमें क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं हम, एग्जामिनिंग द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज द पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ द टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक शुड बी रेगुलरली रिव्यू होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए एंड स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। अब देखो अपडेटेड होना क्यों ज़रूरी है सोशल साइंस की बुक का। अभी भी मैं कुछ पुरानी एसएसटी की किताबें देखती हूँ जहाँ पर इंडिया की 29 स्टेट दिए हुए हैं, जबकि अपडेटेड जो हमारा डाटा है वो ये है कि इंडिया में 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो ऐसे ना बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, इसलिए एसएसटी की जो टेक्स्ट बुक है वो अपडेटेड होनी चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सोशल स्टडीज़ के जो टीचर हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उनका क्या रोल है इन चेंजिंग टाइम में, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करें तो सिर्फ एसएसटी के ही नहीं, जो जितने भी टीचर हैं टीचिंग फील्ड में जितने भी लोग हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। पहला पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आपको बच्चों के सामने टाइम स्पेंड करना है, उनको चीज़ें समझानी है, सामने से जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों के उनको आपको फेस करना है। तो आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, प्यार से समझाना है उन्हें। हमारा मेन गोल क्या है कि बच्चों को शिक्षा देना है। फ्रेंडली और सिंपैथेटिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ा सको। इसके अलावा ऑनेस्टी और सिंसियर हो, साउंड मेंटल हेल्थ जो है वो टीचर की होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोल क्या है सोशल स्टडीज़ ए टीचर का। तो फैसिलिटेट लर्निंग, एज अ टीचर ना आप फैसिलिटेट करोगे लर्निंग को। उसके बाद प्रोवाइड बोथ कॉग्निटिव एंड एथिकल एजुकेशन, आपको कॉग्निटिव भी एजुकेशन देनी है और एथिकल भी, क्योंकि बच्चे के अंदर वैल्यू डेवलपमेंट भी आपको ही करना है। प्रमोट अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, एक अच्छा सोशल बिहेवियर बच्चे को अंदर क्रिएट करना है। मॉडलिंग द स्किल नीडेड फॉर स्टूडेंट, बच्चे को जो भी नीड है, जिस भी स्किल्स थी वो आप मॉडलिंग करोगे बच्चे के अंदर। मेक स्टूडेंट और गुड सिटीजन, और बच्चे को ना केवल एक अच्छा स्टूडेंट जो कि अच्छे मार्क्स लाता है, इसके साथ ही एक अच्छा सिटीजन भी बनाना एक एसएसटी के टीचर की ही जिम्मेदारी मानी जाती है। तो ये रोल हो गया आपका। तो ये आपका पूरा यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद यूनिट 4 और 5 भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही दिन में बाकी दोनों यूनिट हो जाए कंप्लीट, क्योंकि आपके पेपर भी बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। आप खुद से भी पढ़ाई करते रहें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।